Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are starting new unit of microeconomics, producer behavior and supply. Children, this unit also carry 13 marks. This is an important unit now. These are the certain units, these are the certain chapters of this unit: production function, cost, revenue, producer equilibrium, supply and price elasticity of supply. One important thing children, supply and price elasticity of supply, these two chapters we had done already. So let's start with the production function today. So these are the certain contents of this chapter. Production function returns to a factor, short run, long run production function, total production, average production, marginal production, certain terms we will do. Then last, law of variable proportion, which is a very important topic. और इस last important topic के लिए पहले हमें ऊपर वाले small topics को समझना बहुत ज़रूरी है. So let's start with the first point, that is production function children. What do you mean by production function? It is a functional relationship. ये एक mathematical relation है जो हमें बताता है कि कितना input डालने से कितना output आएगा. So it is a functional. It is a mathematical relationship which explain the relation between input and output produced. What I said, mathematical relation. मैंने economical relation word use नहीं किया क्योंकि कोई economist नहीं बता सकता कि कितनी लेबर एक टाइम में कितना काम कर देगी. ये टेक्निकल रिलेशन है. एक टेक्निकल एक्सपर्ट बता सकता है कि कितनी लेबर कितनी काम करके दे सकती है. सो फॉर एग्जाम्पशन बेसिस वी आर टेकिंग इन आर इकोनॉमी दे आर 2 फैक्टर इनपुट्स. हमारे पास 2 फैक्टर्स है, लैंड, लेबर, लेबर कैपिटल. हम कुछ भी ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने लैंड और कैपिटल लिया. दे आर 2 फैक्टर्स विच वी आर एज्यूमिंग. बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ दीज 2 फैक्टर्स वी विल कंटिन्यू आवर प्रोडक्शन. अब मुझे 50 का आउटपुट चाहिए. हो सकता है मैंने लैंड, इसके ऊपर जो मैंने लैंड ली है वो 10 यूनिट्स लगा लो, या 10 यार्ड जो भी हम लगा रहे हैं, और कैपिटल जो हमने लगाई 50, तो 10 और 50 के कॉम्बिनेशन के साथ 50 का आउटपुट आ रहा है. अब मुझे आउटपुट 100 का चाहिए, तो मैं लैंड भी इंक्रीज़ करूँ, कैपिटल भी इंक्रीज़ करूँ. तो इनपुट और आउटपुट का रिलेशन बताएगा कि कितना, मतलब इन दोनों चीज़ों का इनपुट बताएगा कि कितना आउटपुट निकल के आने वाला है. हमने कितने इन फैक्टर्स को यूज़ किया, कितना यूटिलाइजेशन हुआ फैक्टर्स का, उसके बेसिस पे पता चलेगा कि कितनी प्रोडक्टिविटी आने वाली है. Now what is the difference between short run and long run production? इन दोनों में क्या डिफरेंस है? What is the difference between long run and short run children? Short run means जहाँ हमारे फैक्टर्स शॉर्ट रन में काम करते हैं. लॉन्ग रन जहाँ लंबे समय के लिए. शॉर्ट रन 1 दिन भी हो सकता है, 6 दिन भी हो सकते हैं, 1 महीना भी हो सकता है, और लॉन्ग रन 1 साल या उससे ज़्यादा ही रहता है. बेटा एक चीज़ ध्यान रखनी है, दोनों में एक मेजर डिफरेंस है जो बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना. शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन इज़ बेस्ड ऑन, we are assuming 2 factors, either short run production function, either long run production function we are taking. In short run there are 2 factors where one is fixed and the other is variable. Suppose हमने land और capital लिया, जहाँ हम land को fix मान के चलेंगे और labor को variable. जहाँ land change नहीं होगी, ज़मीन उतनी रहेगी, पैसा investment होती रहेगी, production बढ़ती रहेगी. नेक्स्ट इज लॉन्ग रन प्रोडक्शन. लॉन्ग रन के अंदर बेटा दोनों ही फैक्टर्स हमारे वेरिएबल रहते हैं. शॉर्ट रन में बोला मैंने 1 फिक्स 1 वेरिएबल. लॉन्ग रन में मैंने बोला दोनों ही वेरिएबल. हम 2 फैक्टर्स लेके चलेंगे, 2 से ज़्यादा नहीं चल रहे, क्योंकि हमें पता है जब हमें ग्राफ शो करते हैं बेटा उसमें ओ एक्स एक्सिस पे हम एक गुड दिखा सकते हैं और ओ वाई एक्सिस पे अनदर, तो हम 2 से ज़्यादा का कॉम्बिनेशन नहीं ले सकते. इसलिए हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास 2 फैक्टर हैं. शॉर्ट रन में 1 फैक्टर फिक्स 1 वेरिएबल, लॉन्ग रन में दोनों वेरिएबल. लेकिन जो हमारा लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन है वो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के बेसिस पे डिपेंड है. उसके बेसिस पे हम लोग डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन एंड एवरीथिंग वी विल डू. Now the next is we will do only the terms today children. TP, AP, MP ये है क्या? What is TP? Total production क्या है? It is a sum total of production at different levels of output produced. कि डिफरेंट लेवल्स पे कितनी प्रोडक्टिविटी की जा रही है. कि जब मैंने लैंड को इंक्रीज़ नहीं किया, वो 1 हेक्टेयर लैंड है, उसके ऊपर मैंने 1 लेबर लगाई, उसने कितनी प्रोडक्शन दी. 2 लेबर लगाई, कितनी प्रोडक्शन आई. 3 लगाई, कितनी आई. अब उन तीनों ने जो प्रोडक्शन दी उसका टोटल कर दें तीनों का, तो वो किसके को ला गया हमारे पास? टोटल प्रोडक्शन के. सो द टर्म इज इट इज़ अ सम टोटल ऑफ प्रोडक्शन एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड वेयर 1 फैक्टर इज फिक्स्ड एंड अदर इज वेरिएबल. इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वह हमारा 1 फैक्टर फिक्स और दूसरा वेरिएबल है. टी बी क्लियर. नेक्स्ट इज एवरेज प्रोडक्शन. एवरेज रिटर्न आएगा वहाँ पे. एवरेज से समझ में आ रहा है, हमने यूटिलिटी वाले में भी किया, जहाँ हम टोटल प्रोडक्शन को लेबर से, अब लेबर मेरा क्या है यहाँ पे? वेरिएबल फैक्टर से डिवाइड करके पता चलेगा कि एक्चुअल टोटल प्रोडक्टिविटी कितनी आ रही है. सपोज 1 लेबर ने 10 की प्रोडक्शन दी, 2 लेबर 20 की दे रही है, यानी एवरेज कितनी आ रही है? 10 को 1 से डिवाइड करूँ तो 1 लेबर 10 की एवरेज दे रही है. 20 को 2 से डिवाइड करूँ यानी 2 लेबर 10 की एवरेज दे रही है. मैं एवरेज निकाल रही हूँ. एवरेज का मतलब कि पर यूनिट लेबर हमें
कितनी प्रोडक्शन दे रही है, तो पर यूनिट कितनी दे रही है, इट डिपेंड्स हमने क्या टेबल प्लॉट की। तो फॉर्मूला इज टीपी डिवाइडेड बाय एल, एल मीन्स द वेरिएबल फैक्टर। नाउ नेक्स्ट इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। मार्जिन समझ में आ रहा है, चेंज इन आउटपुट। एक लेबर ने 10 की आउटपुट दिया, 2 लेबर 20 का दे रही है, इसे मार्जिन कितना है, चेंज इन लेबर कितना है, 1 का गैप है। चेंज इन टीपी कितना है, प्रोडक्शन में चेंज कितना आ रहा है, फर्स्ट ने 10 का दिया, सेकेंड ने 20 की दी, दोनों में गैप कितना का है, 10 का गैप नजर आ रहा है 20 और 10 के बीच में, यानी 10/1। तो हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितनी होगी, इन दोनों के बीच की 10 हो गई। क्लियर, दैट इज द वे हाउ वी विल फाइंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। सेम एज बेटा हमने यूटिलिटी वाले में भी किया था इसी तरीके से। सो दैट इज द फॉर्मूला फॉर एमपी, चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन एल। दीज आर द सर्टन फॉर्मूलाज। लेट मी रिपीट द फॉर्मूलाज। AP is equal to TP by L and MP is equal to change in TP divided by change in L. AP means average returns, MP means margin. So change in output. See, there's a table given for you children. I hope it will be clear to you very easily. Let's see. हमने लैंड को फिक्स रखा है, लेबर हमारी वेरिएबल है, वो चेंज हो रही है। जब हम उसी सेम लैंड के ऊपर एक लेबर लगा रहे हैं, उसने 2 की प्रोडक्टिविटी दी। हमने 2 लेबर लगाई तो 5 की प्रोडक्शन आई, 3 लगाई तो 9 की आई, 4 लगाई 12 की आ रही है, 5 लगाई 14 की आ रही है। अब एक चीज़ नज़र आ रही है हमें कि टोटल प्रोडक्टिविटी बढ़ तो रही है, लेकिन वो बढ़ रही है धीरे धीरे, उसके बाद घट भी रही है, घटती दर से भी बढ़ रही है। फर्स्ट इट इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट एंड देन इट स्टार्ट्स इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट। अलग रेट दिख रहा है हमें इसमें। चलो ये हम बाद में डिस्कस कर लेंगे क्यों है कैसे है नेक्स्ट टॉपिक में। अभी हम सिर्फ टेबल देखते हैं। अभी हमने से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैसे निकाली बेटा, चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन एल। फर्स्ट जब हमने 1 लेबर लगाई, 1 लैंड के ऊपर जब हम कुछ भी लेबर नहीं लगा रहे तो हमारी प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं आएगी, लेकिन कॉस्ट तब भी आएगी। इस चीज़ का ध्यान रखो, चाहे प्रोडक्शन करे या ना करे। जब फिक्स फैक्टर यूटिलाइजेशन में आ जाता है तो उसका खर्चा लगना शुरू हो जाता है। प्रोडक्शन कुछ नहीं हुई लेकिन लैंड खरीद ली गई, तो मार्जिन कितना है, 0 का है 0 पर। अब 1 पे कितना होगा, 2 का हो गया हमारा। जब हमने कुछ भी प्रोडक्टिविटी नहीं की, 0 लेबर लगाई तो कुछ भी मार्जिन नहीं आ रहा हमारा, हाइफन। जब 1 लेबर लगाई तो 2 की प्रोडक्टिविटी हुई, तो मार्जिन के हिसाब से हमारा 2 - 0 इज़ 2। अब 5 - 2 इज़ 3, 9 - 5 इज़ 4, यानी कि पिछली वाली प्रोडक्टिविटी को लेस करते जाओ। गैप दिखाना, 12 - 9 इज़ 3, 14 - 12 इज़ 2। क्लियर, दैट इज़ द रेट ऑफ एमपी। अब एपी हम कैसे निकालते हैं, टीपी डिवाइडेड बाय एल, यानी 2 डिवाइड बाय 1 इज़ 2, 5 डिवाइड बाय 2 2.5, 9 डिवाइड बाय 3 इज़ 3, 12 डिवाइड बाय 4 इज़ इक्वल टू 3, 14 divided by 5 is equal to 2.8. So these are the certain formulas which we have to keep in mind children, how we are finding. अब एक और इम्पॉर्टेंट बात देखें हम यहाँ पर, हमें इस टेबल में नज़र आ रहा है कि MP और AP दोनों ही डिक्रीज हो रही हैं। यहाँ पे MP 2, 3, 4 हो रही है, बढ़ रही है यहाँ पर, और AP हमारी भी यहाँ बढ़ रही है। AP MP दोनों ही राइज हो रही हैं, लेकिन एक चीज़ का फ़र्क है दोनों में, AP MP दोनों बढ़ रही है यहाँ दोनों कांस्टेंट हो गई हैं, मैक्सिमम है, बराबर है। थर्ड हमें नज़र आ रहा है कि MP डिक्रीज़ हो रही है, AP भी डिक्रीज़ हो रही है। व्हाट इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू एक्सप्लेन यू चिल्ड्रन, MP जब बढ़ रही है तो AP से तेज़ी से बढ़ रही है। व्हेन MP राइजेस AP ऑल्सो राइजेस बट लोअर देन MP एट इट्स लोवेस्ट रेट, इट राइजेस एट इट्स लोवेस्ट रेट कंपेयर टू द MP और AP एक पॉइंट पे इक्वल हो जाते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। जब MP डिक्रीज़ होना शुरू होती है तो AP भी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। अब MP जब घटती है और AP जब घटती है तो क्या डिफरेंस है, देखो MP और AP जब दोनों बढ़ रही थी तो MP तेज़ी से बढ़ रही थी, MP और AP जब घट रही हैं तब हमारी कौन तेज़ी से घट रहा है, AP तेज़ी से घट रही है। MP बढ़ती है तो तेज़ी से बढ़ती है, MP घटती है तो तेज़ी से घटती है। MP यहाँ घट रही है, AP भी घट रही है, लेकिन AP तेज़ी से घट रही है। दैट इज़ अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, दैट इज़ MP एंड दैट इज़ AP। अब ये देखो, जब MP और AP बढ़ रही हैं तो MP AP से ऊपर है, ये हमारी MP है, MP AP से ऊपर है। जब दोनों नीचे आ रही हैं, डिक्रीज़ हो रही हैं, तो MP नीचे आ रही है पहले, AP 3 के बाद 2.8 धीरे धीरे हुई, लेकिन MP 3 से सीधा 2 पर आ गई, तेज़ी से घट गई। सो MP तेज़ी से नीचे आ गई, AP धीरे धीरे घट रही है, लेकिन घट रही है, दोनों डिक्रीज़ हो रही हैं। AP भी तेज़ी से घट रही है, MP भी तेज़ी से घट रही है, लेकिन MP कंपेयर टू द AP डिक्रीजिंग एट फास्ट रेट।
लेट मी रिपीट, एमपी बढ़ती है तो तेज़ी से बढ़ती है, घटती है तो तेज़ी से घटती है। एपी स्लो रेट से बढ़ती है, स्लो रेट से घटती है। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू। चिल्ड्रन दिस टेबल यू प्लीज़ कीप इट इन योर माइंड, इसको दिमाग में बिठा लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है टेबल। द टेबल विल बी यूज इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑल्सो। सो पीपल, we are stopping our lecture with this topic, with these terms. So we will do the very important topic law of variable proportion in the next lecture. Till then, stay connected. Thank you. Have a nice day ahead.